गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंटरवल इक्वेशन है, तो इंटरवल इक्वेशन जो है कब यूज करते हैं? ये रेट कांस्टेंट फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है, बट कब? जब हमें रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अननोन हो। ठीक है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अननोन हो, पता ना हो, इनिशियली कंसंट्रेशन जो है पता ना हो, तब रेट कांस्टेंट जो फाइंड करेंगे वो इस इक्वेशन से फाइंड करेंगे। तो हम ये इक्वेशन निकालते हैं। देखिए, टाइम हमने ले लिया T1 टाइम है, ठीक है, और इस पे रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है T1 टाइम पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हो गया R1, ठीक है, एंड T2 टाइम है, T2 टाइम पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हो गया R2, ठीक है। अब अपन ने एक इक्वेशन पढ़ी थी, अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। पिछले टॉपिक में हमने इसकी बात की थी। क्या थी वो? टाइम के लिए t इजिकल टू 2.303, याद करो, याद आ रहा होगा आपको, अपॉन के log r नॉट अपॉन r। याद आया? इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पे ये टाइम 1 माना है, इसको R1 माना है, तो हम यहां पे लगा देंगे 1 और यहां पे भी 1 लग जाएगा। इसी टाइप से अपन टाइम 2 के लिए करें, T2 टाइम पर क्या हो जाएगा? 2.303 अपॉन के log, ये हो जाएगा R नॉट अपॉन R2 कर देंगे इसको, इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 है उसमें से माइनस करेंगे 1 को, ठीक है कि नहीं? जब इक्वेशन नंबर 2 में से 1 माइनस करेंगे तो देन T2 माइनस T1 हो जाएगा, ठीक है कि नहीं? इजिकल टू, दोनों इक्वेशन में ये कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2.303 अपॉन के कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? T2 माइनस T1। इट मीन्स log R नॉट R2 माइनस log R नॉट अपॉन R1, ये बचा, ठीक है। अब देखिए इस इक्वेशन में जब ये एक मैथमेटिकल फॉर्म, मैथ्स में एक चीज चलती है कि log m माइनस log n जब होता है तो उसको हम लिखते हैं log m अपॉन n की फॉर्म में, ठीक है। और यहां पे यही चीज है log m माइनस log n, तो इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1 इजिकल टू 2.303 अपॉन के, और फॉर्म में लिखा इसमें log m यानी कि R नॉट अपॉन R2 एंड R नॉट अपॉन R1, ठीक है। R नॉट से R नॉट कट जाएगा, क्या बचेगा फाइनली? T2 माइनस T1 2.303 के, R नॉट से R नॉट कट गया तो क्या बच गया आपका? log R1 अपॉन R1 ऊपर चला जाएगा R2। ये आपकी इक्वेशन आ गई इंटरवल इक्वेशन, जिससे आप अननोन, इनिशियली कंसंट्रेशन अगर अननोन है तो आप इसको फाइंड कर सकते इस इक्वेशन से, ठीक है ना। रेट कांस्टेंट को आप इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हो। अब इसमें ग्राफ की अगर बात करें, अपन इसमें ग्राफ बनाएं अगर, तो देखिए ग्राफ बनाने के लिए मैं थोड़ा सा इस रिएक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं ताकि इजीली आपको ये समझ में आ जाए, ठीक है। तो मॉडिफाई कैसे करते हैं अपन? इस चीज को अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि ट्रांसफर करके ये यहां पे पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका के इधर लेके आऊं मैं तो के T2 माइनस T1 हो जाएगा अपॉन 2.303 अपॉन में आ जाएगा, इजिकल टू यहां क्या बचेगा? यहां बचेगा log R1 अपॉन R2, ये बचेगा।
अब देखिए, अब इनको एक्स वाई और एम मान लेंगे, तो ये हमारा हो गया वाई, और यहां पे ये जो टाइम नजर आ रहा है आपको, ये हो गया आपका एक्स, और बाकी ये जो दिख रहा है आपको के अपॉन 2.303, ये हो गया हमारा एम। ठीक है, और मैंने आपसे कहा था कि एम यानी के की वैल्यू अगर माइनस में हो तो स्लोप नीचे की तरफ आएगा, और अगर के की वैल्यू पॉजिटिव यानी एम पॉजिटिव है तो ये जाएगा ऊपर की तरफ। तो यहां जब अपन ग्राफ बनाएंगे तो यहां पे एक्स एक्स पे तो आ जाएगा टाइम पीरियड, और यहां पे वाई पे आएगा आपका क्या है, लॉग कंसंट्रेशन R1 अपॉन R2। ठीक है, पॉजिटिव है तो सीधा करें आप लाइन को, और जो m है वो क्या है, स्लोप है, m स्लोप है, इट मींस इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, k अपॉन 2.303 के बराबर। तो ये इसका ग्राफ हो गया। आगे बात समझ में। चलो नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करते हैं इसको इफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए बाकी के जो आपको टॉपिक मिस होंगे, जो मिसिंग टॉपिक्स हैं, वो आप समझ जाना कि वो 40% के अंदर जो है रिड्यूस हो चुके हैं, इसलिए मैंने उन पे वीडियोस नहीं बनाए हैं। अब टॉपिक हमारा है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट डालते हैं इस पे। तो फर्स्ट, आपने चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इस चीज के बारे में, कंसंट्रेशन। किसके बारे में, कंसंट्रेशन के बारे में। कंसंट्रेशन के बारे में देखो क्या बताया था आपको मैंने कि कौन कौन से फैक्टर इसको इफेक्ट करते हैं। तो उसमें पहला जो मैं बता रहा हूं कंसंट्रेशन है। तो कंसंट्रेशन के बारे में देखिए, किसका कंसंट्रेशन, मैंने आपसे कहा था कि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो मैंने आपसे बोला था कि ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। अगर इस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी, हाई होगी। इसका कंसंट्रेशन कम कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। कंसंट्रेशन का मीन्स ये है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो यानी पार्ट पर मिलीलीटर बोल दीजिए, पर लीटर बोल दीजिए। ठीक है, तो पर मिलीलीटर के अंदर जो रिएक्टेंट के पार्टिकल्स हैं वो कितना कंसंट्रेट है, जितने ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उतनी ज्यादा उनमें क्या होगी, जो टक्कर यानी कोलिजन होने की पॉसिबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, जिससे कि प्रोडक्ट तेजी से फॉर्म होगा एंड रेट ऑफ रिएक्शन इट मीन्स हाई हो गई। ठीक है कि नहीं, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर। ठीक है, सेकंड है टेम्परेचर। वैसे तो टेम्परेचर का जो टॉपिक है, बड़ा जो टॉपिक है इसका, उसको हटा दिया है, लेकिन हम छोटा सा यहां पे पढ़ेंगे कि टेम्परेचर कैसे जो है इफेक्ट करता है, टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्शन पर कैसे टेम्परेचर इफेक्ट डाल रहा है। तो देखो, टेम्परेचर अगर मान लीजिए इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो आपने पढ़ाई होगा कि जब टेम्परेचर, जैसे मान लीजिए ये ए बी बॉम्ब मॉलिक्यूल है प्लस सी डी मॉलिक्यूल है, आप ये रिएक्टेंट है, रिएक्ट करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इनके जो बॉन्ड है ना, ये वो इजीली ब्रेक हो जाएंगे, एंड इसके अलावा टेम्परेचर इंक्रीज होने पर जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, जिससे कि उनमें कोलिजन होने की, उनमें टक्कर होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, और प्रोडक्ट जो है तेजी से फॉर्म होगा। इट मीन्स टेम्परेचर हाई देन रेट ऑफ रिएक्शन भी हाई। ठीक है कि नहीं, इंक्रीज होगा, मतलब ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। एंड 3 नंबर है नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब नेचर तो डिपेंड करेगा ही, ठीक है कि नहीं। देखिए ये दो व्यक्ति हैं, ए और बी। ये शांत स्वभाव का है, ये गुस्सैल है,
ठीक है। अब यहां सी आया, अब ये सी जो है नॉर्मल नेचर का है, तो ये इससे बात करे, मान लीजिए कुछ थोड़ा बहुत उल्टी सीधी बात करेगा तो ये बहुत जल्दी इससे रिएक्ट करेगा और जल्दी से इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाएगी। और अगर यहां आए तो यहां इतनी आसानी से लड़ाई नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ये शांत नेचर का है। तो उसी तरीके से नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, नेचर रिएक्टेंट का वो भी इस पर इफेक्ट डालता है। ये डिपेंड करता है उसके बॉन्ड जो है, क्योंकि जब रिएक्शन होती है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, तो जो पुराने जो बॉन्ड होते हैं, जैसे ये बॉन्ड टूटे हैं, नए बॉन्ड बनते हैं, तो पुराने बॉन्ड ब्रेक होते हैं और नए बॉन्ड प्रोडक्ट के अंदर बनते हैं। तो अब डिपेंड करता है कि इस रिएक्टेंट के पुराने बॉन्ड जो है कितनी फास्ट जो है ब्रेक होते हैं, कितना उनमें अट्रैक्शन है, कौन से बॉन्ड है, ठीक है कि नहीं। क्योंकि आप जानते हो 11th क्लास में आपने पढ़ा था आयोनिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, वंडरवाल बॉन्ड, वो कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसके अकॉर्डिंग उनका वो आपने देखा होगा, वहां पे इनकी स्ट्रेंथ भी अलग अलग होती है। आयोनिक बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं इस तरीके से। तो अगर आयोनिक कंपाउंड्स होगा तो वो इजीली ब्रेक भी नहीं होंगे। जब वो इजीली ब्रेक नहीं होंगे तो उनका प्रोडक्ट भी फिर इजीली इतनी आसानी से नहीं बनेगा। तो डिपेंड करता है बॉन्ड की स्टेबिलिटी पे। स्टेबल बॉन्ड है तो उसको तोड़ना उतना ही हार्ड है और वो स्लो कर देगा रेट को, और बॉन्ड वीक है तो जल्दी से टूट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो नेचर इस तरीके से जो है रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, इफेक्ट डालता है। यहां पे मैं एग्जाम्पल भी दे रखा है एक, आप देख सकते हैं कि 2NO, इसके अंदर जो बॉन्ड बन रहा है वो वीक बनता है, O2 के साथ में इजीली तुरंत रिएक्शन कर लेगा फास्ट और 2NO2 बना लेगा। और इसी तरीके से अगर बात करें 2CO, कार्बन मोनोऑक्साइड का जो बॉन्ड है, कंपैरिजन करें इससे, तो ये थोड़ा स्ट्रांग होता है, इसलिए ये आसानी से नहीं बनाएगा CO2, यानी ये तो फास्ट हो जाएगी और ये स्लो होगी इससे, ठीक है कि नहीं। तो इस तरीके से जो है नेचर पे डिपेंड करता है रेट कांस्टेंट या रेट ऑफ रिएक्शन। 4 नंबर, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया देखो, जितना ज्यादा सरफेस एरिया है उतने ज्यादा पार्टिकल कवर होंगे, टकराएंगे, कोलिजन ज्यादा होगा। देखो इसको देखो, आप ऐसे देख सकते हो। मैंने आपको एक टारगेट दिया, यहां पे इतनी से पॉइंट पे आपको टारगेट करना है बुलेट। यहां पे एक गन है जिसको आपने पकड़ रखा है और इसको प्रेस करना है और यहां पे आपको गोली चलानी है। और ये ए बंदा है और ये बी बंदा है, ठीक है। यहां पे इसको टारगेट दिया मैंने ये, और इसको भी यहां पे गोली चलानी है, ठीक है। अब देखिए दोनों ही अनाड़ी हैं, यूं समझ लीजिए। इन्होंने फायर किया तो पॉसिबिलिटी ज्यादा किसकी है अपना गोल सिलेक्ट करने में, इसकी है। क्योंकि ये बी पॉइंट जो है इसका बड़ा सरफेस एरिया है, राउंड फायर करेगा, एक गोली फटाफट जाके लगी जाएगी वहां पे, जबकि इसका छोटा एरिया है जिसके कारण से उसको थोड़ा मुश्किल होगा। सेम ऐसे ही जो रिएक्टेंट के पार्टिकल्स अगर छोटे हैं तो उनमें टक्कर होने की जो पॉसिबिलिटी थोड़ी डाउन हो जाती है, ठीक है कि नहीं। और अगर बड़े पार्टिकल्स हैं तो वो इजीली जल्दी से टकरा ही जाते हैं आपस में, ठीक है कि नहीं। इसलिए सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। और ये चीज तो आपने उसमें पढ़ी थी, कैटलिस्ट का जितना ज्यादा सरफेस एरिया है, अब जो एब्जॉर्बेशन में पढ़ा था आपने, उतनी ज्यादा कैटलिस्ट जो है उनको एब्जॉर्ब करके रिएक्टेंट को करवा के फटाफट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, अगर कैटलिस्ट है तो। क्लियर, इसके लिए ये आ गया समझ में। 5th पॉइंट है एक्सपोजर टू रेडिएशन। अब रेडिएशन से मतलब यहां पे सनलाइट ले लो या उजाला ले लो, सनलाइट होते हैं बेसिकली। तो सनलाइट में रेडिएशंस होती हैं, आपने ये तो पढ़ा होगा, इतनी सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन पढ़ी है, या 11th में पढ़ा होगा कि कुछ रिएक्शंस जो है सनलाइट की प्रेजेंसी में होती हैं, ठीक है। इट मीन्स सनलाइट की प्रेजेंसी में जो है रिएक्टेंट एक्टिव हो जाते हैं और जल्दी से प्रोडक्ट फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही जैसे यहाँ पे कुछ मैं एग्जांपल लूं, HCl है, H2 प्लस Cl2 रिएक्ट करेंगे डार्क का मतलब अंधेरे में। तो अंधेरे में इनमें रिएक्शन होती है लेकिन बहुत स्लो होती है, वेरी स्लो, ठीक है कि नहीं।
और अगर यही बात करें हम इसी H2 और Cl2 को अगर हम सनलाइट की प्रेजेंसी में करवाएं, सनलाइट की प्रेजेंसी में कराएं तो ये तेजी से हो जाएगा, HCl बन जाएगा, यानी फास्ट हो जाएगी ये रिएक्शन। ठीक है कि नहीं? तो इसी तरीके से ये हो गया आपका रेडिएशन का इफेक्ट भी पड़ता है रेट रिएक्शन पे। एंड 6 नंबर है, जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट तो कैटलिस्ट तो बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन 2 टाइप आपने पढ़े होंगे। व्हाट इज ए कैटलिस्ट? कैटलिस्ट मीन्स ये है जो रिएक्शन के वेलोसिटी को या रिएक्शन की रेट को जो है चेंज कर देते हैं। ठीक है कि नहीं? उनको कैटलिस्ट बोलते हैं। और ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, केवल ये रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करवाते हैं और प्रोडक्ट फॉर्म करवा के अलग हो जाते हैं। अब कैटलिस्ट के कई टाइप है, लेकिन 2 टाइप के बारे में आपने सुना होगा, पॉजिटिव कैटलिस्ट एंड नेगेटिव कैटलिस्ट। और इनके नाम से क्लियर है, पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करेगा? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा, और नेगेटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो करेगा, कम करेगा। ठीक है? तो हम कह सकते हैं कि कैटलिस्ट पे भी डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा टॉपिक था, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। इसके अलावा चैप्टर फिनिश हो गया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं।